इस दुनिया में आदमी की जान से बड़ा कुछ भी नहीं है, ना ईश्वर, ना ज्ञान, ना चुनाव। कागज पर लिखी कोई भी इबारत फाड़ी जा सकती है और जमीन की 7 परतों के भीतर गाड़ी जा सकती है। जो विवेक खड़ा हो लाशों को टेक वो अंधा है, जो शासन चल रहा हो बंदूक की नली से वो हत्यारों का धंधा है। याद रखो, एक बच्चे की हत्या और एक औरत की मौत और एक आदमी का गोलियों से चिथड़ा तन किसी शासन का नहीं, संपूर्ण राष्ट्र का है पतन। ये पंक्तियां सर्वेश्वर दयाल सक्सेना की कविता देश कागज पर बना नक्शा नहीं होता की। दो देश यूक्रेन और रशिया की जंगी हथियार गरज रहे हैं, खून से सनी तस्वीरें चीख रही हैं। 6 दिन से हर मिनट, घंटे, दिन बीतने पर लगता है कि आज वो खबर आ जाएगी कि रूस और यूक्रेन की लड़ाई खत्म, लेकिन आती नहीं है। आती है सिर्फ दर्द से कर्राती एक और तस्वीर, एक और बिलखती खबर। जहां इस जंग की वजह से दोनों देशों के कई नागरिक और सोल्जर्स मारे गए हैं, वहीं अब इस जंग में भारत का खून भी शामिल हो गया है। जैसा कि आप सब जानते ही हैं कि 1 मार्च को यूक्रेन के खार्किव में एक इंडियन स्टूडेंट की गोलाबारी में मौत हो गई। ये स्टूडेंट कर्नाटक के हावेरी जिले का रहने वाला था और इसकी उम्र सिर्फ 20 साल थी। ऐसे न जाने कितने ही और स्टूडेंट्स हैं जो यूक्रेन में अभी भी फंसे हुए हैं। कई दिनों से उन्होंने खाना नहीं खाया है, रुकने के लिए कोई सेफ जगह नहीं है। कितने ही स्टूडेंट्स की तबीयत खराब हो गई है और ऐसे में उन्हें भारत आने के लिए 50-50 किलोमीटर तक पैदल चलना पड़ रहा है। -डिग्री टेम्परेचर में खुले में अपनी रातें गुजारनी पड़ रही हैं। उत्तर प्रदेश के झांसी की रहने वाली बिंदु यूक्रेन की टेर्नोपिल नेशनल मेडिकल यूनिवर्सिटी में मेडिकल की पढ़ाई कर रही हैं। वो बताती हैं कि शाम का वक्त था। यूक्रेन के टेर्नोपिल शहर से पोलैंड बॉर्डर पहुंचने के लिए बहुत मुश्किल से मुझे 2000 रुपए में बस की टिकट मिली। बस ने बीच रास्ते में ही मुझे छोड़ दिया। तापमान माइनस में था, सर्दी बर्दाश्त नहीं हो रही थी। मैं करीब 45 किलोमीटर पैदल चलकर यूक्रेन पोलैंड की सीमा तक पहुंची। वहां कहा गया, इंडियन आर नॉट अलाउड टू गो। आगे वो बताती हैं कि रात में तापमान -4 डिग्री तक चला गया था। हमारे पास ना खाने के लिए कुछ था और ना रुकने के लिए कोई शेल्टर था। हम लोग आग जला रहे थे, लेकिन यूक्रेन के सैनिक बार बार आग बुझा देते थे। घंटों लाइन में लगते थे, लेकिन नंबर नहीं आता था। लाइन में थोड़ा सा टच होने पर धक्का देने लगते थे। भारतीय छात्रों के साथ मारपीट भी की जा रही थी। यूक्रेन में ऐसा भेदभाव हमने पहले कभी नहीं देखा। 27 फरवरी की रात 2 बजे पोलैंड का वीज़ा मिला। सिर्फ लड़कियों को जाने दिया गया। पोलैंड में दाखिल होने के बाद अब कोई दिक्कत नहीं है। और ये मुश्किल सिर्फ एक भारतीय छात्रा बिंदु की नहीं है, बल्कि यूक्रेन के अलग अलग शहरों में फंसे हजारों भारतीय छात्रों की। अब बात करेंगे गवर्नमेंट के इस इवैक्यूएशन प्रोसेस में कहाँ कमी रही है, जिसकी वजह से इतने छात्रों को इतनी मुश्किलों का सामना करना पड़ रहा है। और जिस कमी को अगर वो समय रहते सुधार लेते या अब भी अगर सुधार लें तो इंडियन स्टूडेंट्स को इतनी परेशानियां भारत आने के लिए नहीं झेलनी पड़ेंगी जितनी वो अभी झेल रहे हैं। अभी तक 6 से 7 विमानों से करीब 1500 के करीब भारतीय छात्र वापस लाए जा चुके हैं और ये संख्या बढ़ रही है। भारत सरकार ने कई कदम ऐसे उठाए हैं जो अच्छे कदम हैं, लेकिन ये कदम पहले उठाए जाते तो आज सिचुएशन कुछ और होती। जैसे यूक्रेन के हालातों को देखते हुए स्टूडेंट्स ने जनवरी के महीने से ही ट्वीट करने लगे थे, जिसमें वो विदेश मंत्रालय और इंडियन एम्बेसी को टैग करते हुए लिख रहे थे कि सभी देश अपने नागरिकों को जाने के लिए कह रहे हैं, हमें क्या करना चाहिए, जल्दी बताइए। 25 जनवरी से इंडियन एम्बेसी ने रजिस्ट्रेशन का प्रोसेस जो है वो शुरू किया और 15 फरवरी को टेम्पररी यूक्रेन छोड़ने की एडवाइजरी जारी की। कई स्टूडेंट्स इसे देरी मानते हैं और जब घोषणा होती है कि यूक्रेन छोड़ दे, तब स्टूडेंट्स फिर ट्वीट करते हैं कि हवाई जहाज का किराया बहुत महंगा है। फिर 28 फरवरी को एयर इंडिया ने कहा कि 22, 24 और 26 फरवरी को फ्लाइट चलाई जाएगी। मतलब यूक्रेन में फंसे लगभग 20,000 स्टूडेंट्स के लिए सिर्फ 3 फ्लाइट, ये बहुत थी। इन 3 फ्लाइट से ज्यादा सिर्फ 900 बच्चे ही लाए जा सकते थे। तो अब यहां सरकार को करना क्या चाहिए था? तो मिनिस्ट्री ऑफ एक्सटर्नल अफेयर्स की जिम्मेदारी सिर्फ एडवाइजरी जारी करना नहीं है। उनकी जिम्मेदारी ये भी है कि वो स्टूडेंट्स के साथ, उनकी यूनिवर्सिटीज के साथ, उनकी फैमिली के साथ कोऑर्डिनेशन बनाए रखते और इवैक्यूएशन का एक प्रॉपर और डिटेल्ड प्लान उन्हें भेजते, जो उन्होंने नहीं किया। साथ ही उन्हें यूनिवर्सिटी से बात करके नेगोशिएट करना चाहिए था और स्टूडेंट्स को उनकी डिग्री को लेकर विश्वास दिलाना चाहिए था कि आप वापस आ जाएं, आपकी डिग्री को लेकर कोई ना कोई फैसला जरूर किया जाएगा। क्योंकि जाहिर सी बात है
स्टूडेंट्स को भी अपने फ्यूचर की चिंता सता रही है। अगर ये सब सरकार ने किया होता तो आज ये स्टूडेंट्स की हालत नहीं होती। अब भारत सरकार को सबसे पहले यूक्रेन में सभी स्टूडेंट्स से कोऑर्डिनेट करना चाहिए। एम्बेसी को सभी स्टूडेंट्स के साथ टच में आना चाहिए और उन्हें इवैक्यूएशन प्लान के बारे में डिटेल इन्फो देनी चाहिए, क्योंकि अभी सारे स्टूडेंट्स कंफ्यूजन में हैं, जो क्लियर करना बहुत ज़रूरी है। हम देख रहे हैं कि ट्विटर पे ऐसे बहुत सी वीडियोस सामने आ रहे हैं जिसमें स्टूडेंट्स बता रहे हैं कि वो एम्बेसी से कांटेक्ट नहीं कर पा रहे हैं, जो नंबर उन्होंने दिए हैं उस पर कोई रिस्पॉन्स नहीं मिल रहा है। स्टूडेंट्स बहुत कंफ्यूज हैं। उनकी कंफ्यूजन को क्लियर करने के लिए उनसे प्रॉपर कोऑर्डिनेशन बनाए रखना बहुत ज़रूरी है। आज की वीडियो में महज इतना ही। आप देख रहे थे ग्लोबल नाउ 24/7। वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। मैं तुषार, धन्यवाद।